हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज 17 जनवरी 2025 को दो खबरें आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। एक राहत की खबर है, पारा शिक्षकों के लिए राहत की भी खबर है। दूसरी तो आप जान चुके हैं कि पारा शिक्षकों के लिए कट ऑफ शिथिल कर दिया गया है हाईकोर्ट के ऑर्डर से। तो सबसे पहले आखिर हम लोग जानेंगे कि किस नियम के तहत क्या रूल लगाया गया जो पारा शिक्षक को कट ऑफ नहीं मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा चीज जो लागू किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, इसी का जो हवाला दिया गया है बहुत जगह। अभी हम आपको ऑर्डर कॉपी दिखाएंगे। इस ऑर्डर कॉपी में अभी यहाँ पे बहुत सारे जो 4 पेज का है, तो इसमें ऑर्डर कॉपी में कहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो संविधान का 14 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान। तो यहाँ पर जो हुआ क्या है ना कि गैर पारा और पारा में, तो पारा को 50% तो आरक्षण पहले से सरकार दे चुकी थी, और विज्ञापन जारी होने के बाद पुनः एक और अधिकार दे दिया गया कट ऑफ शिथिलता का। ठीक है, कट ऑफ शिथिलता का दे दिया गया। तो ये पर जो हो गया ज़्यादा, है ना, इसलिए यहाँ पर इसको जो है लागू नहीं। आप नीचे देखेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में जरूरी बातें जैसे लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत आता है। यह अनुच्छेद नागरिकों विदेशियों दोनों के लिए लागू होता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। तो यही जो है गैर पारा और पारा में इस 14 के अनुसार समानता नहीं दिखाई दिया, तो इसको हवाला दिया गया है। यह अनुच्छेद कानून के सामने सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है। यह अनुच्छेद कानून के सामने किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार, देखिए इसका उपयोग किया गया है, विशेष अधिकार देने से रोकता है। तो यहाँ पर पारा शिक्षकों को क्या किया गया था, विशेष अधिकार दे दिया गया था कट ऑफ छूट का। ठीक है, यह अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण के जरिए सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून लाने का आदेश देता है। आगे है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा अंग्रेजी संविधान से ली गई है, वहीं कानून के समान शिक्षा की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई। तो कहने का मतलब जो 14 अनुच्छेद है उसका हवाला यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग जो है कुछ बिंदुओं को, यहाँ मैंने लिखा है कि सभी बिंदुओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए कुछ बिंदुओं को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, WPS, ये जो 4754 है ऑफ 2024, ये इसका केस नंबर है। और जो पिटिशनर हैं ये यहाँ पर बहुत सारे डिटेल, सबसे पहले कृष्ण चंद्र हलदर जो है ये 1 नंबर में है क्योंकि ये केस के एडमिन थे। बाकी यहाँ पे लगभग जो पिटिशनर की बात किया जाए तो 14, यहाँ पे 15, 16 पिटिशनर और थे उसमें दूसरे पेज में। अब उसको मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ। और रिस्पोंडेंट थे जो आपका जो है JSSC है, सरकार है झारखंड सरकार, JSSC के लिए यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ है। अब हम यहाँ पे मेन चीज़ को ले आते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दिए, रिस्पोंडेंट कौन है क्या है तो जान ही रहे हैं आप लोग। आरक्षण तिथि, देखिए एक बार सुनवाई हुआ था 11 दिसंबर 2024 को, जिसमें इस फैसले को आरक्षित रख लिया गया था। ठीक है, अब जो है 17 जनवरी 2025 को इसकी सुनवाई की गई। तो यहाँ पे लिखा है, इस रीट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मेमो संख्या 127 दिनांक 29 जनवरी 2024 को चुनौती दी। ठीक है, चुनौती दी गई, किस तरह से चुनौती दी गई, जिसके तहत एक संशोधन किया गया, गया था, उसी को यहाँ पे रीट याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। और वो क्या था, सहायक अध्यापक संवर्ग नियुक्ति प्राप्ति प्रोन्नति होना चाहिए, सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2022, संक्षेप में 2022 नियम में एक नोट जोड़कर कहा गया कि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंकों की आवश्यकता पैरा टीचर के मामले में लागू नहीं होगी। ये हमारे झारखंड सरकार के द्वारा कैबिनेट में पास करके जोड़ा गया था। ठीक है, आज जो है उसी नियम सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित है, वो 2022 वाला नियम। ठीक है, तीसरा नंबर, झारखंड राज्य में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सहायक, देखिए मध्य विद्यालय, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 19 जुलाई 2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया है। ये याद रखिएगा, 19 जुलाई को विज्ञापन आया था। चौथा नंबर में कहा गया, याचिकाकर्ताओं ने गैर पारा श्रेणी में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, गैर पारा श्रेणी में। ठीक है, याचिकाकर्ता, क्योंकि याचिकाकर्ता है तो वो गैर पारा है और उसमें वो
आवेदन दिए हैं और उन्हें प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और जून जुलाई 2023 में संपन्न हुई थी। परीक्षा तो संपन्न हुई थी, आप सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रही है हाईकोर्ट के आदेश में, सो देखिए विज्ञापन संख्या 13/2023 के खंड 6 में यह प्रावधान किया गया, यानी उनको एडमिट कर दिया गया। एक परीक्षा हो भी गया था, यह अचानक ये बीच में आया था, मुझे भी मालूम है। तो सहायक शिक्षकों के 50% पद पैरा शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या इतना में पहले से निर्धारित था। 2022 नियम के खंड 8 का 6(1) में नियमानुसार उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है उसके अनुसार में? इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक मातृभाषा से माध्यमिक परीक्षा तक के पद हेतु निर्धारित अनिवार्य विषय के खंड ख B1 एवं खच्छा ये लिखा हुआ है किसी एक न्यूनतम 30%, यानी सब्जेक्ट जो आपका क्वालिफाइंग था 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य विषयों की कॉपियां अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने के उपरांत ही जांची जाएगी और इसके अंक मेरिट सूची तैयार करने में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसको इसमें अगर आप पास करते हैं तब जो है अन्य सब्जेक्ट के न्यूनतम मार्क को प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे मेधा सूची में। अगर आप पेपर 1 में फेल करते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है 2022 में नियम खंड 8(2) में कहा गया कि मुझे यहाँ पे लिखा चेस गेट में प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही सभी विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 8वां नंबर पे ज्ञापन संख्या 127 दिनांकित द्वारा किया गया कि आपत्तिजनक संशोधन, क्या संशोधन किया गया? वही संशोधन किया गया। देखिए 29/1/2024 को धारा 8 में संशोधन किया गया, एक नोट जोड़ा गया जिसमें नोट में यह जोड़ा गया कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक की आवश्यकता गैर पारा शिक्षक के मामले में लागू नहीं होगी। यानी सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से नोट देखिए, सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक की आवश्यकता पारा शिक्षक के लिए मामले में लागू नहीं होगी। यही चीज को जोड़ा गया और इसी के ऊपर में अभी जो है आपको हाईकोर्ट ये विवरण दे रही है कि क्या क्या हुआ है झारखंड में, अब अपना फैसला सुनाएगी। और इस मामले में इस नोट को चुनौती दी गई। अब यहां से शुरू होता है हाईकोर्ट का जो है प्रोसीडिंग, ठीक है, जो उसका हाईकोर्ट जो कर रही है। तो यहां पर चुनौती, अब यहां पे कोर्ट का मामला चलता है। तो 9वां में याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी विशेष प्रकार के उम्मीदवारों को परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मानदंड से छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ये जो है गैर पारा के जो पिटिशनर हैं वो लोग का इसी अनुच्छेद को लगा करके उन्होंने केस किया था, रीट याचिका दाखिल किए थे। उसके अनुसार पैरा टीचर श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही 50% आरक्षण दिया गया था और न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने से यह छूट शक्ति का अनुचित प्रयोग है। ठीक है, यानी डबल आरक्षण हो गया ना उन लोग के लिए। तो ये उनका विरोध करना था कि ये जो है छूट शक्ति यानी अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार का हनन है। जब 50% पहले दिया गया है तो फिर से इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और यह मनमाना है तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, ये वो लोग क्लेम लगाया था। 10वां याचिकाकर्ताओं ने सुरेश कुमार, ललित कुमार पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता लोग जो है क्या किए हैं, यहाँ पर गुजरात राज्य में एक फैसला हुआ था, गुजरात राज्य एवं अन्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कुछ इसी तरह का मैटर था जिसको जो है आधार बना करके ये पिटिशनर जो है उसमें जो है जब रीट याचिका दाखिल कर रहे थे तो उसमें नोट करवाए थे वकील से। उक्त निर्णय में यह माना गया कि आवेदन करने की योग्यता और चयन की प्रक्रिया में निर्धारित की जाने वाली पात्रता में अंतर है। ठीक है, उक्त निर्णय में यह माना गया, क्या कहा गया कि आवेदन करने की योग्यता और चयन की प्रक्रिया में निर्धारित की जाने वाली पात्रता में अंतर है। वहां के बारे में यह माना गया कि एक बार पात्रता तय करने वाले विज्ञापन जारी होने के बाद यह सभी पक्षों को बाध्य करता है और यदि कोई बदलाव होता है तो यह केवल तभी लाया जा सकता है जब अनुच्छेद 14 के तहत बाध्य हो। देखिए, अब बीच में संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो कहने का मतलब ये जो 14 तब लाया जा सकता है जब केवल तभी लाया जा सकता है जब अनुच्छेद 14 जो है
वैध हो। तो इसी पर मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों अभी सीटेट को लेकर के, सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के, जिसमें से सीटेट वाले का कमेंट जो आज लगभग 78 कमेंट आए हैं, जिसमें उन्हें बुरा लगा है। कारण ऐसा है कि अनुच्छेद 14 का उनको लग रहा है कि हमें जो अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार दिया गया, जिसे मैंने पूर्व में बताया, तो बात सही है, उन्हें समानता दिया गया सीटेट को लेकर के उसमें। लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञापन में बीच में अमेंडमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, बदलाव सभी पक्षों को बाध्य करता है, और यदि कोई बदलाव होता है तो वह केवल तभी लाया जा सकता है जब वह अनुच्छेद 14 के तहत वैध हो। अब यहाँ पे उनको लगेगा कि सीटेट को एकदम 100% वैल्यू मिलेगा। भाई अब सीटेट के बारे में जो मैंने बोला है वो बात क्यों बोला है ये मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे कमेंट आए, गुड कमेंट आए, आज मुझे कमेंट पढ़ने में भी मज़ा आ गया है, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल्स आज चर्चा नहीं करेंगे। सीटेट को वैलिड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, जिसको जो मिले, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे उसको मानना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में विशेष आरक्षण को शामिल करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में विशेष आरक्षण को शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 25 और 26 में निम्नलिखित व्यवस्था दी है। अब इस व्यवस्था को जरा देख ले। निस्संदेह 25 नंबर का दिया, निस्संदेह इस मामले में अपीलकर्ता विज्ञापन प्राप्त करने के हकदार हैं। ठीक है, 25 में ये कहा गया है। अब 26 की बात करें तो यहाँ पर ऊपर में आप थोड़ा सा डिटेल से फिर देखेंगे, यहाँ पे वही चीज़ काटा गया है। 25 और 26 में विशेष आरक्षण शामिल करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 25-26 में निम्नलिखित आदेश दिए। पहला दिए हैं, बेशक इस मामले में अपीलकर्ता जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार संबंधित पद पाने के हकदार हैं। ठीक है, जारी किए विज्ञापनों के अनुसार संबंधित पद पाने के, यानी विज्ञापन में जो कहा गया है वो आप कर सकते हैं। उक्त विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है, सरकार की सलाह पर इसे संशोधित करने की मांग की गई थी। ठीक है, उक्त विज्ञापन का प्रकाशित नहीं किया गया है, सरकार की सलाह पर इसे संशोधित करने की मांग की गई थी। यानी विज्ञापन में प्रकाशित नहीं था लेकिन सरकार से मांग की गई थी। हालांकि इसी तरह के पूर्व निर्णय को टोकन के रूप में स्पष्ट रूप में हटा दिया गया था। ठीक है, किसी विशेष श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक पीछे तर्क यह है कि इसे केवल एक विशेष श्रेणी को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू करना, जब अन्य लोगों ने पहले से ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अपमान होगा, ये कहा गया है। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स लिख रहे हैं हाईकोर्ट के द्वारा। 26 नंबर में हमने पहले ही विज्ञापन में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के दायरे और परिधि पर चर्चा की है, विशेष रूप से उपखंड 13 मूल 10(102). हमारे विचार से ये प्रावधान राज्य सरकार या चयन आयोग को चयन प्रक्रिया को संशोधित करने और परिणाम प्रकाशित होने के बाद कट ऑफ अंकों को कम करने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, यह दलील है कि उसके बाद चयन किया गया पानी नहीं रखेगा। परिवर्तन के बाद चयन सूची प्रकाशित करने के माध्यम से जो किया गया वह एक मंत्री स्तरीय कार्य के अलावा और कुछ नहीं है। यानी ये जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, ये मंत्री स्तरीय कार्यालय है और कुछ नहीं है, नियम संगत इसे हाईकोर्ट ने नहीं माना है। ठीक है, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उक्त मामले में किसी विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कट ऑफ अंक कम करना, जब उन अन्य लोगों ने पहले से ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए हों, ये जो उसकी बात दी गई है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला एक ऊपर में पढ़ चुके हैं उसको हवाला दिया गया है। हाईकोर्ट पूरे जहां से भी डिसीजन को देते हैं वो वहां का हवाला देते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और राज्य सरकार के पास चयन प्रक्रिया को संशोधित करने की कोई निरंकुश शक्ति नहीं है। ठीक है, इसने तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बीएड ग्रेजुएट वेलफेयर सोसाइटी, एक वहाँ भी समस्या आई थी तमिलनाडु में, यही तो मैंने आपको बताया था कि मैं डिटेल से आपको विवरण करूंगा। तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बीएड ग्रेजुएट टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी वन बनाम हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा न्यूनतम योग्यता मानदंडों को कम करके योग्यता मानदंडों को बदलना। ठीक है, बदलना, परीक्षा आयोजित करने के बाद परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय योग्यता अंकों की 50% से बढ़ाकर 35% करना मनमाना और अनुचित है। भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को बदलना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50 से बढ़ा करके 35 या यहाँ घटाना होना चाहिए, लेकिन बढ़ा करके 35। आगे लिखते हैं, हम यह नहीं मान सकते कि परीक्षा के आयोजन के बाद सरकार के बाद निर्णय को न्यूनतम योग्यता अंकों को 30 से घटाकर 35 करने के द्वारा योग्यता मानदंडों में बदलाव हुआ है।
हाईकोर्ट जो हवाला दे रही है सब जगह का, जो भी नियम संगत हुआ था, परीक्षा आयोजन के बाद परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय वही चीज यहाँ पे डबल रिपीट हुआ है। तब यहाँ कहा गया है खेल नियमों को बदलना स्वीकार्य नहीं, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 33 नंबर, तथापि हम यह नहीं मान सकते हैं कि सरकार के बाद निर्णय ने परीक्षा के आयोजन के बाद और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय न्यूनतम अर्हक 50 से घटाकर 35, ये सही चीज है, 50 से घटाकर 35 करने के द्वारा अर्हक मानदंड को बदल दिया, और यद्यपि खेल के अंत में उक्त मानदंड को बदल दिया। कहने का मतलब बीच में अंत में नहीं बदल सकते हैं, शुरू में ही घोषणा करनी होगी, यानी विज्ञापन जारी हो गया उसमें, लेकिन 14 आर्टिकल के तहत तब कर सकते हैं जब समानता का अधिकार हो। ठीक है, तो यहां पर बदल दिया जैसा कि सिद्ध है, क्योंकि हम इसे अस्थायी और अनुचित पाते हैं। हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय में इस न्यायालय ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान खेल के चरणों को बदलने की अनुमति नहीं है। जब यह समाप्त हो गया तब जाकर के वो फैसला वो जो निरस्त हो गया था, जो लागू हुआ था वहां पर 34 में। इस पर हम यह मानते हैं कि घोषित करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों को 500% से अधिक अर्हक अंक प्राप्त किए गए उन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा, और शेष अभ्यर्थियों को असफल अनुपयुक्त माना जाएगा उसमें उस परीक्षा तमिलनाडु की, इसलिए वे सरकारी विद्यालय में अस्थायी रूप से भर्ती और समायोजन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। ये बात कहा गया था उसमें। ठीक है, उसका हवाला दिया गया है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। 12 नंबर आ गया जो हमारा हाईकोर्ट का डिसीजन है। तो प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हल्फनामे में कहा गया कि पैरा टीचर्स कई वर्षों से लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबी हल्फनामे में एक चीज यहाँ पॉजिटिव भी कहा गया है, बहुत अच्छी बात, कि योगदान महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, यह कहा गया। और यह भी कहा गया है कि उनकी निरंतर सेवा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए इन बिंदुओं को भी जोड़ा गया है उनके द्वारा, और उनके प्रयासों से शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह कहा गया कि सकारात्मक कार्रवाई के उपाय के रूप में विभाग ने पैरा शिक्षकों को आरक्षण प्रदान करने की नीति लागू की है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या क्या है। सो जबकि इस रुख के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर जवाबी हल्फनामे में इस बात का कोई औचित्य नहीं कि परीक्षा आयोजित होने के बाद आपत्तिजनक संशोधन के माध्यम से नोट पेश करने का आधार क्या था और परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने की पूरी छूट क्यों दी गई। ठीक है, 14 नंबर में हमारी राय में सुरेश कुमार, ललित कुमार पटेल और अन्य सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, यहाँ पे देखिएगा यहाँ एक ट्विस्ट आया है बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमको बड़ा करने दीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर। जबकि इस रुख में हमारे कोई दो राय नहीं कि प्रतिवादी संख्या 3 दायर जवाबी हल्फनामे में इस बात का कोई औचित्य नहीं कि परीक्षा आयोजित होने के बाद आपत्तिजनक संशोधन के माध्यम से नोट पेश करने का आधार क्या था और परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने की पूरी छूट क्यों दी गई, ये हाईकोर्ट को अच्छा नहीं लगा है। 14 नंबर में हमारी राय में सुरेश कुमार, ललित कुमार पटेल अन्य तथा तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बीएड टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इन मामले पर लागू होते हैं, और उन्हीं के हवाले से हमारा मानना है कि पैरा टीचर को समायोजित करने के लिए कट ऑफ अंकों को कम करना प्रतिवादियों के लिए स्वीकार्य नहीं है, जो अन्यथा अयोग्य उम्मीदवार है, खासकर जब असंशोधित नियम ने पदों के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक अंकों के बारे में सचेत विचार करके कट ऑफ अंक तय किए हैं, और जब कट ऑफ अंकों को पूरी तरह से हटाने की कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, वह भी परीक्षा आयोजित होने के बाद की बात है। प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, और इसी उल्लंघन को मानते हुए तदनुसार रीट याचिका अनुमति दी जाती है, और 2022 नियमों के तहत मेमो 127 दिनांक 29 इतना के तहत पैरा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रत्येक संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने के संबंध में दी गई छूट को रद्द किया जाता है। यही विशेष पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर इसी चीज का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं 17 नंबर, प्रतिवादी ज्ञापन में निहित नोट के संदर्भ के बिना पैरा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेंगे। क्या कहा गया है, प्रतिवादी ज्ञापन में निहित नोट के संदर्भ के बिना पैरा शिक्षक की उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार, यानी छूट जो दी गई है वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक राहत दी गई है, अंत में आप देखेंगे ये लास्ट पेज में, लास्ट में देखेंगे पैरा टीचर श्रेणी की छूट देने वाले
आदेश संख्या इतना के केवल संशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जो कट ऑफ है उसी के अनुसार अब निकलेगा। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों यदि नियुक्ति के समय, यहाँ पर देखिए, नियुक्ति के समय सीटें खाली रहती है तब मैं गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेंगे। गैर पारा श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेगी। यही अंत में एक पेज जो था मैं काट के यहाँ पर लास्ट में लगाया हूँ। पारा टीचर श्रेणी को छूट देने 29/1/2024 के आदेश संख्या 127 के अनुसार केवल असंशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों यदि नियुक्ति के समय सीटें खाली रहती है मैं गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेगी। ठीक है, इसमें भी लोग जो याचिका किए थे कि ये होना चाहिए उनके लिए दिया गया है। ये तो बहुत मुश्किल है गैर पारा श्रेणी में सीट वैकेंट रहना, ठीक है ना। तो ये बात की बात है जो लाभ मिलेगा। तो आपने देख लिया कि क्या यहाँ पे कंडीशन लगाया गया और किस कंडीशन के दायरे में यहाँ पर इसको शिथिलता को रद्द किया गया। दोस्तों अब रह गया, मैंने सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के जो वीडियो बनाया है दोस्तों, ये बात देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 14 अगर लागू होता है तो सीटेट और जेटेट दोनों को समानता का अधिकार के हिसाब से जेटेट, ठीक है, यहाँ पे समानता के अधिकार से हाईकोर्ट ने सीटेट को अमेंडमेंट दिया बीच में। यही उन लोग का कहना है कमेंट में कि आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैं ठीक हूँ, मैंने गलत बोला है यहाँ पर कि सीटेट को हटना तय है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि विज्ञापन में छेड़छाड़ की बात बीच में नहीं हो सकती है। मैं इस बात को बोला हूँ कि विज्ञापन में बीच में छेड़छाड़ किसी भी शर्त पर नहीं की जा सकती है। यहाँ अनुच्छेद 14 के अनुसार किया जा सकता है तब जब समानता का अधिकार, तो ये समान अधिकार मांग रहे थे कि हमारी परीक्षा जेटेट नहीं ली गई है तो हमें जो है, हमें भी अधिकार है कि हम भी इस परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। और इसलिए हाईकोर्ट ने इसे डिसीजन दिया है कि सीटेट को शामिल करना पड़ेगा। इसी अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए उस समय भी इनको सीटेट को, अब इन्हीं का कहना है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में डिग्री होगा। तो मैंने कहा कि आपका डिग्री नहीं होगा, लेकिन संबत जो उस अमेंडमेंट की बात है उस समय उठा था सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को लेकर के देखा जा रहा है। अभी इतना देर हो रहा है, अब उम्मीद क्या है, जो भी आएगा जिसके फेवर में। मैं तो ये नहीं कहा हूँ कि 100% हारेंगे, ऐसी बात कभी नहीं कहा है वीडियो में, लेकिन लोगों ने उसको अलग ढंग से लिया है। मैंने कहा हारना तय है, एक बात मैंने बोला है, बट हारना तय है कोई ज़रूरी है? हारना तय, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? परिणाम सामने आएगा, उस समय डरना क्या अभी इस बात की। बस यही बात मेरा कहना था। कमेंट तो बहुत सारे आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब कोई जेटेट के बारे में बोलता है तो इतना विरोधी क्यों नहीं होते और सीटेट वाले को इतना खलता क्यों? वाह भाई, सिर्फ स्वार्थ की पुड़िया बने हुए हैं आप लोग। कहने का मतलब है कि निस्वार्थ भावना ही नहीं, जब अपने स्वार्थ पर पड़ता है तो इतनी चिढ़ पड़ती है। और जेटेट वाले के विरोध में सीटेट वाले ना जाने कितने कितने बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पड़ता है। भाई थोड़ा सा संभल के बात कीजिए, इससे दिक्कत नहीं है। आपकी जीत हो या हार हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे सहायक आचार्य में नियुक्ति हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिस्से का नौकरी कीजिएगा और दूसरे लोग अपने हिस्से का नौकरी करेंगे। इसलिए जिसके किस्मत में जितना होगा मिलेगा, मेहनत जो किए हैं उसको फल मिलना भी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, और बात है कि जो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद।